आपकी अभी अभी जॉब लगी है और आपकी पहले महीने की सैलरी थी 50,000 रुपए, लेकिन जब बैंक अकाउंट में पैसे आए तो सिर्फ 45,000 आए, तो बाकी के 5,000 कहाँ गए? वो आपकी कंपनी ने सरकार के नाम पर पहले ही काट लिए और इसी को बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। मैं हूं वेदांशी मित्तल और मैं आप लोगों को अभी इस चैनल पर करा रही हूं UGC नेट कॉमर्स की टैक्सेशन की सीरीज। और आज की इस सीरीज का टॉपिक रहेगा TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ये चारों टॉपिक्स अलग अलग लगते हैं बट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे TDS और TCS का ओवरलैप या एडवांस टैक्स ना भरने पर जो इंटरेस्ट लगता है वो रिटर्न फाइलिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और बहुत जरूरी हैं। और अभी जो इस साल का ही UGC नेट का जून का पेपर हुआ है, जो जून 2026 का पेपर हुआ है, उसमें भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी प्रीवियस ईयर पैटर्न्स देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। GST बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम टैक्स से आपका कवरेज जरूर आता है, चाहे जून का अटेम्प्ट हो चाहे दिसंबर का अटेम्प्ट हो। तो आपके लिए ये टैक्सेशन की सीरीज बहुत जरूरी है। एंड अगर आप नेट के स्टूडेंट नहीं हैं, आप ऐसे ही BCom, BBA या MCom के स्टूडेंट हैं, तो टैक्सेशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए भी। तो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल सो यू कैन फॉलो थ्रू द वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने इस वीडियो में बजट 2025 के अपडेट्स भी ऐड किए। मतलब अगर एग्जाम में पुराने थ्रेशोल्ड पूछे जाएं तो वो भी मेंशन है, और जो नए बजट 2025 के चेंजेस हैं मैंने वो भी स्लाइड में मेंशन किए हैं, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो अगर तुमको नए थ्रेशोल्ड्स के बारे में जानना है, नए चेंजेस के बारे में जानना है, सो दिस इज द वीडियो यू वांट टू वॉच फॉर द न्यू चेंजेस। ओके, ऑलराइट, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे TDS क्या है, TDS क्या काम करता है, टैन देखेंगे, टैन के कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, फिर हम TDS की की सेक्शंस देखेंगे 192, 194A, 194C। ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाते हैं या मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। अभी इसी बार के पेपर में इससे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था कि बताइए 192A किसका सेक्शन, 192 किसका सेक्शन है, 194A किसका सेक्शन है। तो यू शुड नो दिस एंड ये वीडियो देख के आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे TCS क्या होता है, उसके की प्रोविजंस क्या होता है अंडर सेक्शन 206C। फिर हम एडवांस टैक्स के बारे में जानेंगे, उसकी ड्यू डेट्स, इंस्टॉलमेंट्स, लाइबिलिटी क्या क्या होता है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट के सेक्शंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेक्शन 234A, सेक्शन 234B, 234C। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट के सेक्शंस हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा फॉर्म किसको और ड्यू डेट्स क्या होती हैं, ये सब हम ई फाइलिंग में देखेंगे। एंड लास्ट में हम फॉर्म नंबर 26AS रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न्स के बारे में देखेंगे। तो ये रहेगी आज के वीडियो का एजेंडा। ये 7 टॉपिक्स विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम टुडेज वीडियो एंड नेट के पर्सपेक्टिव से TDS से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। So now without any further ado let's get started। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, TDS है क्या आखिर, क्या होता है TDS? TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका सिंपल सा मतलब है पे एज यू अर्न। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने टैक्स का वेट नहीं करना पड़ता है कि जो SSC है साल के एंड में आकर टैक्स दे, बल्कि इनकम जैसे ही जनरेट होती है उसी वक्त एक छोटा सा पोर्शन उस इनकम से काट लिया जाता है टैक्स के नाम पर। उसी को बोलते हैं हम TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या की लाइन याद रखनी है आपको? पे एज यू अर्न। ओके, देखो यहाँ मैंने एक फ्लो बनाया है, इसको समझो। मान लो एक कंपनी को, एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, तो फ्लो कैसे होगा ये समझो। सबसे पहले पेमेंट ड्यू होती है पेई को। क्या होता है सबसे पहले जो पेमेंट होती है वो ड्यू होती है पेई को। फिर कंपनी जो डिडक्टर है वहां से TDS डिडक्ट करती है प्रिस्क्राइब्ड रेट पर। कंपनी इज द डिडक्टर और वो डिडक्ट करती है। पेमेंट ड्यू हो चुकी है, उसके बाद कंपनी डिडक्ट करती है। ओके, फिर जो आपका नेट अमाउंट पेड होता है वो आपका डिडक्शन माइनस करके होता है। जो आपको पेमेंट करना था उसमें से TDS माइनस करके जो आएगा वो आपका नेट अमाउंट पेड होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट मिलना था वो अमाउंट क्या मिलेगा, जो उसका ड्यू अमाउंट था उसमें से TDS माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो आपको मिलता है। फिर जिस कंपनी ने डिडक्ट किया था वो कंपनी
टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करती है। टीडीएस का रिटर्न फाइल होता है और ये रिटर्न फाइल की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है फॉर्म नंबर 26 AS में। ठीक है, जो जिस कंपनी ने डिडक्ट किया टीडीएस वो गवर्नमेंट को टीडीएस भरती है, फिर टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है और इसकी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है इन द फॉर्म नंबर 26 AS। लास्ट में जब पेई आईटीआर फाइल करता है फिर वो टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करता है। लास्ट में जब पेई आईटीआर फाइल करता है तो वो फिर क्या क्लेम करता है, वो टीडीएस क्रेडिट क्लेम करता है। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द एंड आपकी टैक्स लायबिलिटी सेटल हो जाती है। ये फ्लो रहता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जल्दी से रिवाइज करो। पेमेंट ड्यू होती है, फिर टैक्स काटा जाता है, उसके बाद बची हुई अमाउंट दे दी जाती है पेई को। जिसने टीडीएस काटा था वो कंपनी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करती है टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 26 AS में रिफ्लेक्ट होती है। फिर जब पेई आईटीआर के लिए फाइल करता है तब वो अपने टीडीएस क्रेडिट के क्लेम्स मांगता है एंड टुवर्ड्स द एंड लायबिलिटी सेटल हो जाती है। ये है आपका टीडीएस का मैकेनिज्म। तो फिर ये पूरा साइकिल याद रखना। इस पर्टिकुलर साइकिल से टीडीएस का पर्पस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पूरे साइकिल को याद रखना क्या है आपके टीडीएस का मैकेनिज्म फ्लो। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम गोल्डन रूल्स जो आपके सारे टीडीएस प्रोविजंस को अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहला रूल है कि डिडक्टर के पास टैन होना चाहिए, मतलब डिडक्टर के पास अपना टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये पैन नहीं होता है, पैन इज डिफरेंट एंड टैन इज डिफरेंट। तो जो कंपनी डिडक्शन काट रही है, जो कंपनी टीडीएस काट रही है, उसके पास अपना खुद का टैन होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए उस कंपनी के पास। टीडीएस तभी डिडक्ट होती है जब पेमेंट क्रेडिट हो या जब एक्चुअल पेमेंट हो। इन दोनों में से जो भी पहले हो टीडीएस तभी डिडक्ट होती है। रूल 2 कहता है कि हर सेक्शन का अपना थ्रेश होल्ड होता है। थ्रेश होल्ड क्रॉस नहीं हुआ तो कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं रूल 2 कि हर सेक्शन का अपना थ्रेशोल्ड होता है। रूल 3 क्या कहता है कि अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो 30% का एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 1A। ठीक है, 30% का एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन A सबसेक्शन 1A। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग डिडक्टर को एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, डिडक्टर को ही एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा और इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग से लगेगी। ठीक है, तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 30% का एक्सपेंस तो डिसअलाउ हो जाएगा, डिडक्टर आपका एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग से लगेगी। तो क्या रूल्स है, पहला रूल है कि टैन होना जरूरी है, दूसरा रूल है कि थ्रेशोल्ड लिमिट सबकी अलग होती है, एंड तीसरा रूल कह रहा है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, अगर आप टीडीएस काटना भूल जाते हैं तो 30% ऑफ एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा और जो आपका डिडक्टर है वही आपका एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी अलग से लगेगी। ये हैं आपके 3 गोल्डन रूल्स जो टीडीएस के हर सेक्शन पर अप्लाई होते हैं। तो अब आता है आज की पीपीटी का सबसे डेटा हैवी स्लाइड। तो ये हैं आपके टीडीएस के की सेक्शंस जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मैच द फॉलोइंग वगैरह करना होता है कि 192A किसका सेक्शन है, 194 किसका सेक्शन है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है आपका 192। सेक्शन 192 आपका सैलरी पर जो टीडीएस कटता है वो होता है। 192 के अंदर कौन सा आता है, जो आपका सैलरी पर टीडीएस कटता है। इसमें आपका कोई फिक्स स्लैब रेट नहीं होता है, आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स यूज करता है, तो इसमें कोई फिक्स स्लैब रेट नहीं होता है। तो 192 किसका होता है, सैलरी पर जो टीडीएस कटता है वो आपका 192 होता है। फिर अगर हम बात करें 192A की, ये होता है प्री मैच्योर ईपीएफ विड्रॉल का। मतलब अगर कोई ईपीएफ प्री मैच्योर ही विड्रॉ कर ली गई है, यानी कि उसकी अमाउंट 50,000 से ज्यादा है एक तो, और दूसरा 5 साल से पहले उसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो उस पर टीडीएस कटता है 10%। कौन सा सेक्शन के अंदर, सेक्शन 192A के अंदर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 193 की, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज का सेक्शन। सेक्शन 193 में 10% का टीडीएस कटता है ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं सेक्शन 194 की, तो ये कटता है आपका डिविडेंड पेमेंट एक्सीडिंग 5,000 पे। कोई डिविडेंड ऐसा जो 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड है उस पर आपका 10% टीडीएस कटता है अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 194। तो 192 सैलरी का हो गया, 192A आपका प्री मैच्योर ईपीएफ विड्रॉल का हो गया, 193 आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया और 194 आपका डिविडेंड का हो गया। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। फिर अगर मैं बात करूं 194A की, अब यहाँ से जो नीचे सेक्शंस आते हैं उनमें आपके
दो तरह के रेट्स आपको याद रखने जरूरी हैं। जैसे कि अभी तक हमने पुरानी वीडियोस में भी देखा कि बजट 2025 में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं जो आपके टैक्सेशन के सिलेबस को काफी हद तक हिला देते हैं। तो आपको उन दोनों स्लैब रेट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। बिफोर द चेंजेस वाले स्लैब रेट्स भी याद रखना जरूरी है एंड आफ्टर द चेंजेस वाले स्लैब रेट्स भी याद रखना आपके लिए जरूरी है। चेंजेस कब आए? बजट 2025 में। तो आपके अब जो आगे के सेक्शंस हैं उनमें चेंजेस हैं आफ्टर बजट 2025। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी, आपको दोनों नोट करने हैं और दोनों याद रखने हैं। सिंस यू ऑल नो एनटीए कैसा बिहेव कर रहा है आजकल, तो उसके वजह से हमको अपनी तरफ से फुल सिक्योर रहना है बिकॉज वी वांट जेआरएफ, राइट? सो या सेक्शन 194A है आपका नॉन सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। मतलब जो नॉन सिक्योरिटीज पर आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर जो टीडीएस कटता है वो होता है आपका 194A में। मतलब कि आपका एफडी, आरडी, लोन इंटरेस्ट, ये वाले जो इंटरेस्ट होते हैं उन पर आपका 10% का टीडीएस कटता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि इसके थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट्स बजट 2025 से पहले के कुछ और है और बजट 2025 के बाद के कुछ और है। 2025 से पहले नॉन सीनियर सिटीजन के लिए इट यूज्ड टू बी 40,000 रुपीज एंड सीनियर सिटीजन के लिए इट यूज्ड टू बी 50,000 रुपीज। आफ्टर द बजट का चेंजेस इट हैज चेंज टू आपका नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 एंड सीनियर सिटीजन के लिए इट इज 1 लाख। तो थ्रेशोल्ड्स याद रखने हैं। रेट इज 10% ओनली बट थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं। बजट 2025 से पहले होती थी नॉन सीनियर सिटीजन की 40,000, सीनियर सिटीजन की 50,000। Whereas after budget 2025 changes, it has changed to non-senior citizen 50,000 and senior citizen 1 lakh. Note it down and you will have to memorize it. Okay? Both. You will have to memorize both of them, right? 10% TDS. कौन सा सेक्शन है? 194A. किस पर इंटरेस्ट? आपके नॉन सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट, यानी कि एफडी, आरडी, लोन का इंटरेस्ट। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट 194C। 194C आपका कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स का होता है। किसका होता है? कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स का टीडीएस होता है। इसमें दो रेट्स याद रखने हैं। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए इट्स 1% एंड अदर्स के लिए इट इज 2%। तो क्या रेट्स याद रखने हैं? टीडीएस कटता है फॉर होम, फॉर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स। कितना कटता है? 1% फॉर इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 2% फॉर अदर्स। और जितने भी पर्सन और एसएससीज होते हैं उनके लिए इट इज 2%, इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए इट्स 1%। ओके, और इसके थ्रेशोल्ड में आपकी डबल कंडीशंस हैं। ध्यान से सुनो। क्या? 194C के थ्रेशोल्ड में डबल कंडीशंस है। कंडीशन इज कि सिंगल पेमेंट आपकी 30,000 से ज्यादा हो, सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा हो या रुपीज 1 लाख से ज्यादा हो। सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा हो या एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से ज्यादा हो, कोई भी एक ट्रिगर हो, टीडीएस लगेगा। ठीक है, और इसका थ्रेशोल्ड अनचेंज्ड है बजट 2025 में। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो इसके रेट्स अलग अलग हैं फॉर 2 डिफरेंट एसएससीज। इसका रेट्स अलग है टीडीएस के। 1% इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है, 2% अदर्स का है। ओके, और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 सिंगल पेमेंट, 1 लाख एग्रीगेट। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट 194H, ये आपका कमीशन या ब्रोकरेज पर कटता है टीडीएस। किस पर कटता है? 194H कमीशन या ब्रोकरेज पर। ठीक है, कितना कटता है? 2% कटता है। कितना? 2%। इसमें कैच ये है कि पहले ये 5% हुआ करता था, अक्टूबर 2024 में ये रिड्यूस होकर 2% हो गया। तो 194H में पहले टीडीएस 5% कटता था, अक्टूबर 2024 में कम होकर ये कितना हुआ? 2% हो गया। ठीक है, ये किस पर कटता है? कमीशन पर या ब्रोकरेज पर। ओके, थ्रेशोल्ड में भी आपको ये याद रखना है कि थ्रेशोल्ड इसका पहले 15,000 था बिफोर बजट 2025, इट यूज्ड टू बी 15,000। नाउ द थ्रेशोल्ड इज 20,000। ओके, नाउ 194I, इट हैज द वेरी बिग चेंज। मतलब बजट 2025 का काफी बड़ा चेंज इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आया है। तो ये आपका रेंट पर कटता है। किस पर कटता है ये टीडीएस? 194I का टीडीएस आपका रेंट पर कटता है। कितना कटता है? तो पहला क्वेश्चन है कितना कटता है। टैक्स स्लैब क्या है? लैंड और बिल्डिंग का है 10%, प्लांट और मशीनरी का है 2%। तो आपका बेसिकली रेंट पर जो टीडीएस कटता है वो उसका सेक्शन है 194I। और अगर लैंड और बिल्डिंग का रेंट है तो उस पर टीडीएस कटेगा 10% और प्लांट और मशीनरी का रेंट है तो उस पर टीडीएस कटेगा 2%। ओके, ठीक। अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिट्स की बात करें, थ्रेशोल्ड लिमिट्स पर बहुत बड़ा चेंज है, लिटरली वेरी ह्यूज चेंज। फर्स्ट इट यूज्ड टू बी 2.4 lakhs पर ईयर। पहले ये था 2.4 lakhs पर ईयर।
बजट 2025 के बाद ये हो गया आपका 6 लाख पर ईयर। दिस इज द बिगेस्ट चेंज। जितने भी सेक्शंस हैं उनमें से सबसे बड़ा चेंज इस पर्टिकुलर सेक्शन में आया है 194I के सेक्शन में, जो है रेंट पर जो टीडीएस कटता है। तो इसमें पहले 2.4 लाख का थ्रेशोल्ड था, अब ये चेंज होकर 6 लाख हो गया है, ठीक है। और रेट्स हैं 10% फॉर बिल्डिंग्स और लैंड्स एंड 2% फॉर प्लांट्स एंड मशीनरीज, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज 194J। 194J आपका प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस पर लगता है। किस पर लगता है? प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस पर। 10% इसका प्रोफेशनल का रेट है टीडीएस का एंड 2% इसका टेक्निकल का रेट है टीडीएस का। 10% इज प्रोफेशनल फीस का रेट, 2% इज टेक्निकल फीस का रेट, राइट। एंड थ्रेशोल्ड इज 30,000 पहले हुआ करता था, बजट 2025 में चेंज होकर 50,000 हो गया, राइट। तो थ्रेशोल्ड पहले 30,000 था फॉर द सेक्शन 194J, 50,000 बजट 2025 के बाद हो गया। 10% प्रोफेशनल फीस का टीडीएस है, 2% टेक्निकल फीस का टीडीएस है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज 194K। ये है आपका इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ये टीडीएस आपका जो म्यूचुअल फंड यूनिट से आपकी इनकम हो रही है उस पर कटता है। कितना कटता है? 10% कटता है। इसमें आपका कंपलसरी एक्विजिशन कंपनसेशन होता है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो तो 10% टीडीएस कटता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन 194K आपका इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे होता है। अगर मतलब कि आपकी जो म्यूचुअल फंड यूनिट से इनकम हो रही है उस पर आपका 10% टीडीएस कटता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 194LA, ये आपका कंपनसेशन ऑन कंपलसरी लैंड एक्विजिशन होता है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो उस पर 10% का टीडीएस कटता है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 194N, ये आपका कैश विड्रॉल पर टीडीएस कटता है। किस पर कटता है? कैश विड्रॉल पर। किसमें? अंडर सेक्शन 194N। 194N के हिसाब से अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का एक साल में कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका 2% टीडीएस कटता है, ठीक है। क्या? अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का एक साल में बैंक से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका 2% का टीडीएस लगता है अंडर सेक्शन 194N। 194 क्यों लगता है आपका? परचेज ऑफ गुड्स पे। अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और उसको 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट मिला है तो उसका टीडीएस कटता है 0.1%। कितना? 0.1%। विद सेक्शन 194Q। 194Q परचेज ऑफ गुड्स पे 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर और 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट, तो कितना टीडीएस? 0.1% टीडीएस। कौन काटता है? ये बायर काटता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट 194O, तो ये है आपका सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज पर। तो ये लगता है आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है उस पर। कितना? 0.1%। ये कौन काटता है आपका? ये ई कॉम ऑपरेटर काटता है, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 195। ये होता है टीडीएस ऑन एनी पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट अदर देन सैलरी। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं सैलरी के अलावा तो उस पेमेंट पर टीडीएस कटता है अकॉर्डिंग टू द डीटीएए, ठीक है। डीटीएए के हिसाब से रेट लगता है इस पर्टिकुलर पेमेंट पे, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज 194T। ये आपका टीडीएस कटता है ऑन द पेमेंट टू पार्टनर्स। अगर फर्म्स के एलएलपीज अपने पार्टनर्स को 20,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट या सैलरी देते हैं तो उस पर टीडीएस कटता है 10% का, ठीक है। किसके लिए है ये सेक्शन 194T? ये है अगर फर्म्स या एलएलपीज अपने पार्टनर्स को सैलरी या इंटरेस्ट देती हैं 20,000 से ज्यादा की तो ये लगता है 10% का टीडीएस, राइट। तो ये है टीडीएस के कुछ इंपॉर्टेंट की सेक्शंस जो आपको याद रखने हैं कि कौन सा सेक्शन किसका है और कितना कितना आपका टीडीएस कटता है और किस चीज के लिए है वो पर्टिकुलर। जैसे 192 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये नॉर्मल सैलरी का है और एम्प्लॉयर एवरेज रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से काटता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है, तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में होता है बट साथ के साथ नोट करोगे तो याद भी हो जाएगा, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आप टीसीएस की तरफ बढ़ते हैं। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस टीडीएस से अलग होता है, डिफरेंस समझिए। टीडीएस में जो पेयर होता है वो डिडक्ट करता है, टीसीएस में सेलर कलेक्ट करता है। टीडीएस में पेयर डिडक्ट करता है, टीसीएस में सेलर कलेक्ट करता है। दिस इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। डायरेक्शन ही दोनों की अपोजिट है, ओके। तो जो आपका सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 है दैट इज फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। किसके लिए है सेक्शन 206C सबसेक्शन 1? फॉर स्पेसिफाइड गुड्स। ये सेक्शन अभी भी ये बेसिकली स्पेसिफाइड गुड्स पर आपका टीडीएस लगता है, ये अभी भी एक्टिव है इवन आफ्टर बजट 2025 चेंजेस। इसमें गुड्स कवर होते हैं अल्कोहल, तेंदुलीव्स, टिम्बर बोर्ड, स्क्रैप, मिनरल्स, ये सारे गुड्स इसमें
इंक्लूड होते हैं। तो लिकर होता है आपका टीसीएस 1% ऑफ द सेल प्राइस, ठीक है। तेंदू लीव्स पर होता है 5% ऑफ द सेल प्राइस। टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर होता है 2%। स्क्रैप या मिनरल्स पर होता है 1% और 1% होता है आपका कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर वगैरह पर, ठीक है। और टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आपको ये याद रखने की जरूरत है कि पहले ये 2.5% होता था, बजट 2025 के बाद ये 2% हो गया है, ठीक है। तो लिकर पर 1%, तेंदू लीव्स पर 5%, टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर 2%, स्क्रैप पर इट्स 1%, and on minerals like coal, ignite, iron ore it is 1%। इन सब का कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, ठीक है, नो मिनिमम थ्रेशोल्ड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 206C सबसेक्शन 1F, इट इज फॉर टीसीएस ऑन मोटर व्हीकल। किस पर लगता है ये टीसीएस? मोटर व्हीकल पर लगता है। तो अगर किसी मोटर व्हीकल की सेल हो रही है एंड द कंसिडरेशन जो आपको मिल रही है उस सेल में वो आपकी एक्सीड करती है 10 लाख रुपीज को, द सेल कंसिडरेशन, इफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीड्स रुपीज 10 लाख, तो टीसीएस लगता है 1%। कितना टीसीएस? 1%। कितने पर? थ्रेशोल्ड क्या है? 10 लाख रुपए से ज्यादा का सेल कंसिडरेशन होना चाहिए ऑन द सेल ऑफ मोटर व्हीकल। एंड पेमेंट मोड कैन बी एनी, लाइक कैश हो, चेक हो, यूपीआई पेमेंट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग वर्क्स, एनी मोड ऑफ पेमेंट वर्क्स। एंड बायर का पैन और आधार मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। बायर का पैन और आधार इज मैंडेटरी। दिस सेक्शन इज फॉर सेल ऑन मोटर व्हीकल, कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है अगर, तो 1% टीसीएस लगेगा, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G फॉरेन रेमिटेंस LRS। पहले इसका थ्रेशोल्ड 7 लाख रुपए हुआ करता था। पहले क्या थ्रेशोल्ड था इसका? 7 लाख रुपए, और रेट था 5% या 20% अकॉर्डिंग टू द पर्पस, ठीक है। थ्रेशोल्ड पहले कितना था? 7 लाख रुपीज, एंड जो रेट था वो 5% या 20% था डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। नाउ आफ्टर 2025, आफ्टर बजट 2025, द चेंजेस आर, थ्रेशोल्ड हो गया है इसका 10 लाख और फ्लैट रेट है टीसीएस का 2%। थ्रेशोल्ड 10 लाख और फ्लैट रेट है टीसीएस का 2%। इसमें एजुकेशन लोन रेमिटेंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। एजुकेशन लोन रेमिटेंस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज सेक्शन 206C सबसेक्शन 1G। एजुकेशन लोन रेमिटेंस पर कोई टीसीएस नहीं होता है, ठीक है। तो याद रहेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में चेंजेस हैं। पहले आपका थ्रेशोल्ड 7 लाख था, अब थ्रेशोल्ड 10 लाख है। पहले पर्पस के हिसाब से 5% या 20% होता था आपका टीसीएस, अब फ्लैट 2% टीसीएस है, ठीक है। तो बेटर चेंजेस हैं। अब मैं आती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आपने पुरानी बुक्स में, पुरानी वीडियोस में देखा होगा सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H जो सेल्स ऑफ गुड्स पर लगता था। सुना होगा आपने इसके बारे में, अगर आपने पहले किसी पुरानी बुक से प्रिपरेशन कर रखी है, आप प्री अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H जो लगता है सेल ऑफ गुड्स पर। सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा और किसी सिंगल बायर से 50 लाख से ज्यादा का रिसिप्ट, तो रेट था 0.1%। ये सेक्शन अप्रैल 2025 से कंप्लीटली रिपेल हो गया है, हट गया है, इनकम टैक्स एक्ट से ओमिट कर दिया गया है। दिस section does not exist anymore. Which section? सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, ओके। इसका मतलब ये है कि पहले जो कंफ्यूजन होती थी कि सेम ट्रांजैक्शन पर बायर 194Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट करे या सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H के अंदर टीसीएस कलेक्ट करे, किसकी प्रायोरिटी होगी, वो पूरी की पूरी कंफ्यूजन अब खत्म हो गई है, क्योंकि ये सेक्शन तो हट गया है। अब सिर्फ 194Q एग्जिस्ट करता है फ्रॉम अप्रैल 2025, ओके। याद रहेगा सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 है जो सेल ऑफ गुड्स पर लगता था, वो हट चुका है, ओमिट हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट से। अब सिर्फ बायर का टीडीएस ऑब्लिगेशन 194Q एग्जिस्ट करता है। सेलर को अब सेल ऑफ गुड्स पर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो ये पॉइंट एग्जाम में बहुत क्रिटिकल पॉइंट की तरह एक्ट कर सकता है। क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि एज इफ इट्स एक्टिव लॉ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट लॉ में ये एप्लीकेबल नहीं है। दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन करंट लॉ। इट यूज्ड टू बी बिफोर अप्रैल 2025, तो आफ्टर 2025 दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो क्वेश्चन के लिए ये क्रिटिकल है बहुत पॉइंट, याद रखना, राइट। सो दिस वाज टीडीएस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड टीसीएस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और एक ऐसा सेक्शन जो रिपेल हो गया है, जो ऑमिट हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट से। तो आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स का कंसेप्ट भी पे एज यू अर्न वाला कंसेप्ट है, ठीक है। लाइक टीडीएस, इसका भी कंसेप्ट पे एज यू अर्न वाला है। तो इसका टैक्स भी एस्टिमेटेड और पेड सेम फाइनेंशियल ईयर में होता है। कब पेड होता है? इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, नॉट आफ्टर द ईयर एंड।
राइट। और इसकी लाइबिलिटी कब जनरेट होती है? एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा हो तो एडवांस टैक्स मैंडेटरी होता है। ठीक, इसका एक्सेप्शन है आपका रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन इसका एक्सेप्शन होता है जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम ना हो। ऐसा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम ना हो वो एडवांस टैक्स से एग्जेम्प्ट है। एडवांस टैक्स का क्या एक्सेप्शन है? ऐसा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम ना हो, that particular person is exempt under which section? Under section 207। तो याद रखना है ये एक्सेप्शन, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिसका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से ना हो, that is exempt from advance tax under section 207। अब इंस्टॉलमेंट के स्केड्यूल देख लो, एग्जाम में इससे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस। 15 जून तक 15% ऑफ द एस्टिमेटेड टैक्स, 15 सितंबर तक 45% ऑफ द क्यूमुलेटिव टैक्स, 15 दिसंबर तक 75% of cumulative tax. Listen to what I am saying carefully. 15 जून तक it was 15% of estimated tax. 15 सितंबर तक it is 45% of cumulative tax. 15 दिसंबर तक it is 75% of cumulative tax. 15 मार्च तक it is 100% of cumulative tax. तो याद रखने का ट्रिक क्या है? 15, 45, 75, 100। क्या याद रखना है? 15, 45, 75, 100, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, 15, 45, 75, 100। ओके, तो हर बार लगभग 30% बढ़ रहा है, तो पैटर्न पकड़ लो। तुमको टेबल नहीं याद करना है, रटना नहीं है, पैटर्न पकड़ लो। अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं तो इट इज 44AD और 44ADA। इसमें आपको 100% एक ही बार में पेमेंट करना होता है, इंस्टॉलमेंट में नहीं करना होता है। क्या? एक ही बार में 100% पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट में नहीं करना है। फॉर सेक्शन 44AD एंड 44ADA प्रिजम्पटिव स्कीम में आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में 100% पेमेंट करना है 15 मार्च तक। कोई क्वार्टरली शेड्यूल नहीं है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट गवर्निंग सेक्शंस याद कर लो इस पर्टिकुलर स्लाइड से। एडवांस टैक्स के अंदर क्या क्या गवर्निंग सेक्शंस होते हैं? 208 होता है आपका लाइबिलिटी का, 209 होता है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स का, एंड सेक्शन 211 होता है इंस्टॉलमेंट्स एंड ड्यू डेट्स का। तो ये आपके गवर्निंग सेक्शंस है। सेक्शन 208 इज फॉर लाइबिलिटी टू पे, 209 is for computation of advance tax and 211 is for installments and due dates and 207 किसके लिए था? सीनियर सिटीजन आपके एग्जेम्प्ट होते हैं एडवांस टैक्स से, उसके लिए, ठीक है। सीनियर विच? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनका बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम ना हो। अब आता है वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। सेक्शन 234A, सेक्शन 234B और सेक्शन 234C, ये आपके इंटरेस्ट के सेक्शंस हैं। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है इनका रेट विच इज 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ। लेकिन तीनों के ही ट्रिगर्स अलग अलग हैं और यही आपका एग्जाम ट्रैप होता है। यही से क्वेश्चंस फंसते हैं जो आप लगा नहीं पाते हैं। तो ध्यान से सुनना कि तीनों में डिफरेंस क्या है। रेट तो पता चल गया, तीनों का 1% ऑफ द मंथ और पार्ट ऑफ मंथ है, बट ट्रिगर्स क्या क्या है तीनों के, ये देख लेते हैं ध्यान से। सेक्शन 234A आपका इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है। क्या होता है 234A? इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ओके, 234A इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसका ट्रिगर होता है कि आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया और आपका टैक्स आउटस्टैंडिंग है। क्या ट्रिगर है इसका? कि आपने जो रिटर्न है वो ड्यू डेट के बाद फाइल किया है और आपका टैक्स आउटस्टैंडिंग है। तो इसका पीरियड होता है ओरिजिनल ड्यू डेट से एक्चुअल फाइलिंग डेट तक, ठीक है। क्या पीरियड है? ओरिजिनल ड्यू डेट से एक्चुअल फाइलिंग डेट तक, राइट। एंड रेट मैंने बता ही दिया, 1% पर मंथ है फॉर एवरी सेक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक। बेस अमाउंट होता है इसका, जो आपका टैक्स अमाउंट, जो आपका अनपेड रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपका कैलकुलेशन होता है टैक्स का, ठीक है। गवर्निंग सेक्शन तो ऑब्वियसली सेक्शन 234A है ही। सेक्शन 234B होता है आपका डिफॉल्ट इन एडवांस टैक्स का। 234A था आपका लेट फाइलिंग के लिए, 234B है डिफॉल्ट इन एडवांस टैक्स के लिए। इसका ट्रिगर होता है कि आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा हो और वो एक्चुअल एसेस टैक्स के 90% से कम हो। आपने एडवांस टैक्स पे कर रखा हो और वो एक्चुअल एसेस टैक्स के 90% से कम हो, ठीक है। ट्रिगर होता है इसका ये। रेट इज सेम ओनली 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पीरियड है इसका फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ पेमेंट। असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल से पेमेंट डेट तक होता है आपका इसका पीरियड। कौन सा सेक्शन का? 234B। 234A लेट फाइलिंग, 234B डिफॉल्ट इन एडवांस टैक्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 234C, ये होता है आपका इंस्टॉलमेंट शॉर्टफॉल के लिए।
किसके लिए? डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स के लिए। ट्रिगर इसका ये होता है कि आपका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का क्यूमुलेटिव परसेंट जो है वो अचीव नहीं हुआ है, ये इसका ट्रिगर होता है। पीरियड होता है इसका पहले तीन इंस्टॉलमेंट्स के लिए 3 महीने और लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए सिर्फ 1 महीना। ठीक है, तो पीरियड क्या है? पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स के लिए 3 महीने एंड लास्ट जो इंस्टॉलमेंट बचा है, बचे हुए 1 इंस्टॉलमेंट के लिए सिर्फ 1 महीना। ट्रिगर क्या है? जो आपका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होता है उसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज अचीव नहीं हुआ है। सी होता है आपका इंस्टॉलमेंट्स का, बी होता है आपका एडवांस टैक्स का और ए होता है आपका लेट फाइलिंग का। ये होते हैं इंटरेस्ट के सेक्शंस जो कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखना है रेट इन तीनों का ही 1% ऑफ मंथ है, ठीक है, और द पार्ट ऑफ मंथ है। डिफरेंस है इनके ट्रिगर्स और पीरियड, याद रखने की बात है ट्रिगर क्या कर रहा है और पीरियड क्या है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि ये तीनों साथ में अप्लाई किए जा सकते हैं, ये तीनों सेक्शन साथ में अप्लाई हो सकते हैं। सेम एसएससी के ऊपर ये तीनों साथ में अप्लाई हो सकते हैं। ना इंस्टॉलमेंट्स दिए, ना 90% टैक्स एडवांस दिया, ना रिटर्न टाइम पे फाइल किया, तो तीनों इंटरेस्ट साथ में लगेंगे। ठीक है, ना आपने एडवांस में टैक्स पे किया, ना रिटर्न टाइम पे फाइल किया, ना इंस्टॉलमेंट्स दिए, तो आपके तीनों साथ में लग सकते हैं एक ही एसएससी पर। अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। अब आपकी आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है। सवाल असली ये है कि कौन सा फॉर्म किसको भरना होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए अप्लाई होता है। आईटीआर 1 आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है। आईटीआर 1 यानी कि सहज आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए होता है। सैलरी 1 हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर सोर्सेज मैक्सिमम कितना? 50 लाख तक, तो आपको आईटीआर 1 भरना है। ठीक है, किसके लिए है? रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। नाम क्या है? सहज। आईटीआर 1 सहज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। सैलरी से इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज not more than rupees 50 lakhs. Okay, now if I talk about ITR 2, it is for capital gains and multiple house properties. कोई business income नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज से इनकम हो सकती है और कैपिटल गेन्स काउंट होते हैं। और फॉरेन एसेट्स से अगर आपकी इनकम होती है तो आईटीआर 2 फाइल करना होता है। आईटीआर 3 है आपका इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए जिनकी इनकम होती है बिजनेस या प्रोफेशन से। ऐसे इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जिनकी इनकम हो रही है बिजनेस और प्रोफेशन से, दे विल फाइल आईटीआर 3। आईटीआर 1 कौन फाइल करेंगे? सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम थी सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। आईटीआर 2 इज फॉर कैपिटल गेन्स एंड मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज एंड फॉरेन एसेट्स से हो रही इनकम। आईटीआर 4 इज सुगम। ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम वाले लोग भरते हैं। कौन भरते हैं? प्रिजम्पटिव इनकम वाले। जो प्रिजम्पटिव इनकम आपकी अंडर सेक्शन 44A-D, सेक्शन 44A-D-A एंड सेक्शन 44A-E में होती है, वो वाले आपके आईटीआर 4 भरते हैं। तो नाम याद रखना, आईटीआर 1 सहज, आईटीआर 4 सुगम। राइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट आईटीआर 5, ये भरते हैं आपके फर्म्स, एलएलपीज, एओपीज और बीओआईज। ठीक है, आईटीआर 6 भरती है कंपनीज और एक्सेप्शन है इसका वो वाली कंपनीज जो एग्जम्पशन ले रही हैं अंडर सेक्शन 11। जो कंपनीज अंडर सेक्शन 11 एग्जम्पशन ले रही है वो आईटीआर 6 नहीं भर सकती हैं, बाकी सारी कंपनीज आईटीआर 6 भरती हैं। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट आईटीआर 7, ये होता है ट्रस्ट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, याद हो रहा है? आईटीआर 1 सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट मोर देन रुपीज 50 lakhs। आईटीआर 2 कैपिटल गेन्स, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज। ठीक है, नो बिजनेस इनकम। आईटीआर 3 आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आईटीआर 4 आपका सुगम प्रिजम्पटिव इनकम। आईटीआर 5 कौन भरते हैं? फर्म्स, एलएलपीज, एओपीज, बीओआईज। आईटीआर 6 कंपनीज अदर देन दोस कंपनीज जो एग्जम्पशन ले रही हैं अंडर सेक्शन 11। आईटीआर 7 भरती है ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, चैरिटेबल या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हो गया याद? ये हैं आपके सारे आईटीआर। ई वेरिफिकेशन आपको रिटर्न फाइल करने के 30 दिन में करना बहुत जरूरी है। किसके थ्रू? आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या ईवीसी के थ्रू आपको रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर आधार ई वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। नहीं किया अगर आपने ई वेरिफिकेशन तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यू डेट्स। 31 जुलाई होती है आपकी फाइलिंग ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल्स या अदर ऐसी एंटिटीज जिनको ऑडिटिंग की नेसेसिटी नहीं है, जिनको ऑडिटिंग कराने की जरूरत नहीं है, उन इंडिविजुअल्स या अदर एंटिटीज के लिए 31 जुलाई इज द फाइलिंग ड्यू डेट। 31 अक्टूबर है कंपनीज के लिए और टैक्स ऑडिट केसेस के लिए। जिनका टैक्स ऑडिट होना जरूरी है
उनके लिए और कंपनीज के लिए फाइलिंग ड्यू डेट है 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर है ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केसेस के लिए। किसके लिए है 30 नवंबर? ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केसेस के लिए। तो 31 जुलाई बिना टैक्स ऑडिट वाले एंटिटीज और इंडिविजुअल्स के लिए, 31 अक्टूबर कंपनी और टैक्स ऑडिट वाले केसेस के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस के लिए 30 नवंबर। ये 3 फाइलिंग ड्यू डेट्स आपको याद रखनी जरूरी है। और आईटीआर हमने देख लिया है कौन कौन भरता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अब हम बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न्स का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। ठीक है, बिलेटेड रिटर्न आता है आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। जब आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट मिस हो जाए तब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक आप ये फाइल कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये? अगर आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट मिस हो जाए तब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। कब तक फाइल कर सकते हैं? आप फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक। असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न के लिए। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपको लेट फी, आपके ऊपर लेट फी लगती है अंडर सेक्शन 234F। 5000 लगती है अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा की इनकम है और 1000 लगती है फाइन अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है। तो अंडर सेक्शन 234F अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप ओरिजिनल डेट तक फाइल रिटर्न करना भूल गए हैं, तो आपके ऊपर फाइन लगता है। फाइन लगता है 5000 का अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और फाइन लगता है 1000 का अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। ठीक है, और इसमें आपका 234A का इंटरेस्ट भी लगेगा और बिजनेस कैपिटल स्पेक्युलेटिव लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के बारे में कि अगर आप अपनी ओरिजिनल डेट तक रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कब तक? असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हैं। आपके ऊपर फाइन लगेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए का लगेगा फाइन, और अगर 5 लाख से कम है तो 1000 रुपए का फाइन लगेगा, और आपके ऊपर सेक्शन 234A का इंटरेस्ट भी लगेगा, और आप बिजनेस कैपिटल या फिर स्पेक्युलेटिव लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपका बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। और अगर मैं बात करूं रिवाइज्ड रिटर्न की, उसका सेक्शन है 139 सबसेक्शन 5। ये था सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, रिवाइज्ड रिटर्न है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। ये लगता है अगर आपके जो ओरिजिनल रिटर्न आप फाइल कर चुके हैं उसमें कोई एरर या ओमिशन की जरूरत है तो ये तब यूज होता है। डेडलाइन इसकी भी सेम है 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, 31 दिसंबर असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर तक आप इसको फाइल कर सकते हैं, और ये फाइल होता है जब आप ओरिजिनली जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं रिटर्न उसमें कोई ओमिशन की जरूरत है तो। ठीक है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है और आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। डेडलाइन के अंदर तक 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार ही कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, बट डेडलाइन वही है 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, नो पेनल्टीज। ओके, तो याद करने का तरीका कर लो, जो सबसेक्शन 4 है वो लेट फाइलिंग का है, सबसेक्शन 5 आपका करेक्शन का है। 139 है दोनों, बिलेटेड सबसेक्शन 4 और रिवाइज्ड सबसेक्शन 5। ठीक है, 139 के सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS आपका एक एनुअल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? ये एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, पैन से लिंक्ड होता है। फॉर्म 26AS एक एनुअल स्टेटमेंट होता है और पैन से लिंक्ड होता है। इसमें TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सब रिकॉर्ड होता है। ये ट्रेसेस या ई फाइलिंग पोर्टल पर अवेलेबल होता है, तो इसके अंदर सब रिकॉर्ड होता है। ये पैन से लिंक्ड होता है और एक एनुअल स्टेटमेंट होता है। कहां पर अवेलेबल है? ई फाइलिंग पोर्टल या ट्रेसेस पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इसकी फिगर्स ITR से मिसमैच हो गई तो आपका रिफंड डिले हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, AIS लिख लो, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। क्या? AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें ज्यादा डिटेल्स होती हैं, जैसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। फाइलिंग से पहले दोनों को रिकंसाइल करो क्योंकि मिसमैच होने पर नोटिस आ सकता है, इससे भी और फॉर्म AS से भी। ठीक है, तो फॉर्म AS और AIS। AS इज एनुअल स्टेटमेंट, AIS इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ओके, अब एक रिविजन के तौर पे हम कुछ एग्जाम के ट्रैप्स डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें मैंने ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको सुनने में और देखने में लगते हैं कि सेम ही हैं बट होते डिफरेंट है, तो वो कंफ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो जो कंफ्यूजिंग पार्ट्स पॉइंट्स आपके पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले TDS वर्सेस TCS देख लेते हैं। TDS आपका
पेयर डिडक्ट करता है, टीसीएस आपका सेलर कलेक्ट करता है, टीडीएस पेयर डिडक्ट करता है, टीसीएस सेलर कलेक्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं 234B और 234C की, तो 234B आपका शॉर्टफॉल एट ईयर एंड होता है और 234C आपका ईच क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का शॉर्टफॉल होता है। 234B आपका ईयर एंड का शॉर्टफॉल है, ईयर एंड का, ठीक है। 234C आपका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का शॉर्टफॉल है, राइट, हो गया याद। अब बात करते हैं टैन वर्सेस पैन की। टैन आपका डिडक्टर के लिए नेसेसरी है, किसके लिए, जो डिडक्ट कर रहा है, जो टीडीएस काट रहा है, उसके पास टैन होना बहुत जरूरी है। पैन आपका डिडक्टी और डिडक्टर दोनों के पास होना चाहिए। पैन इज नीडेड बाय द डिडक्टी और डिडक्टर के पास दोनों होने चाहिए, टैन भी होना चाहिए और पैन भी होना चाहिए, ठीक है। 139 सबसेक्शन 4 और 139 सबसेक्शन 5। 139 सबसेक्शन 4 आपका लेट फाइलिंग के लिए था, ठीक है, बिलेटेड फाइलिंग के लिए था, और 139 सबसेक्शन 5 आपका करेक्शन के लिए था, रिवाइज फाइलिंग के लिए था। ओके, इफ आई टॉक अबाउट 206C सबसेक्शन 1H, ये आपका टीसीएस का प्रोविजन है जो 2025 में हट गया, ठीक है। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, करंट ट्रांजेक्शन्स पर ये नहीं लगता है। कौन सा सेक्शन, 206C सबसेक्शन H। ओके, अब बात करते हैं 192 वर्सेस 192A की। 192 आपका लगता है सैलरी पर, ये आपका कटता है सैलरी पर, कौन सा टीडीएस है जो सैलरी पर कटता है। 192 आपका प्री मैच्योर ईपीएफ पर कटता है, तो 192 सैलरी, 192A आपका प्री मैच्योर ईपीएफ, प्री मैच्योर ईपीएफ विड्रॉल पर। ओके, और बिलेटेड में एक और चीज याद रखने की ये है, बिलेटेड वर्सेस रिवाइज्ड में, यही सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 वर्सेस 139 सबसेक्शन 5 में, कि बिलेटेड में आपका फाइन लगता है। अगर 5 लाख से ज्यादा का इनकम है तो 5,000 का फाइन लगता है, और अगर 5 लाख से कम का इनकम है तो 1,000 लगता है। रिवाइज्ड में कोई फाइन नहीं लगता है, कोई पेनल्टी नहीं लगती है, आप मल्टीपल टाइम्स ड्यू डेट तक कर सकते हैं रिवाइज। सो ये आपका एक क्विक सा रिविजन भी हो गया। तो आपको इस स्लाइड से इंपॉर्टेंटली ये याद रखने हैं कि आप सारे तो आईटीआर देख लें, कौन सा कौन भरता है, अच्छे से उसको मेमोराइज कर लें, जो मतलब मेमोराइज करने वाली चीज है। आईटीआर याद करना बहुत जरूरी है, और टीडीएस के सेक्शंस याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो उस पर्टिकुलर स्लाइड को जरूर से याद कर लेना, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब इन टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि तुमको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस हो जाए कि तुमने क्या क्या पढ़ा था, टेस्ट हो जाए आज जो जो पढ़ा है उस पे क्या नॉलेज गेन हुई है और क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड मेड अ सिंगल पेमेंट ऑफ ₹35,000। एक सिंगल पेमेंट करी है 35,000 की एक कॉन्ट्रैक्टर को फॉर रिपेयर वर्क विद नो अदर पेमेंट टू दैट कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या 194C के अंडर टीडीएस कटेगा? क्या किया है, एक सिंगल पेमेंट में 35,000 रुपए दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर को फॉर रिपेयर वर्क, राइट। तो बताओ क्या उसको टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194C? कमेंट यस, बिकॉज थ्रेशहोल्ड लिमिट 30,000 रुपए का था, वो एक्सीड हो रहा है, तो आपका टीडीएस कटेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार डीलर सेल्स अ व्हीकल फॉर ₹12 लाख एंड द बायर पेज द एंटायर अमाउंट वाया बैंक ट्रांसफर, नॉट कैश। What is the TCS liability under section 206C subsection 1F? 206C subsection 1F के हिसाब से आपकी TCS liability कितनी होगी? अगर एक कार डीलर 12 लाख का व्हीकल सेल कर रहा है और एक ही बार में पूरी पेमेंट कर रहा है वाया बैंक ट्रांसफर, कैश के थ्रू नहीं, बैंक ट्रांसफर के थ्रू, तो बताओ क्या लाइबिलिटी होगी? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, TCS 1% ऑन द एंटायर ₹12 लाख। तो जब 10 लाख रुपए के थ्रेश होल्ड को एक्सीड करता है तो आपके एंटायर अमाउंट पर आपका टीसीएस लगता है। सिंस यहाँ पर थ्रेश होल्ड 10 लाख को एक्सीड कर रहा है तो 12 लाख पर आपका पूरे के पूरे 12 लाख पर आपका टीसीएस लगेगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ऑप्शन सी सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं, आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। एक्सीडिंग अमाउंट पर नहीं लगता है टीसीएस, पूरे अमाउंट पर लगता है अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट को एक्सीड कर दिया है तो, ठीक है। तो आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर एक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर इज ₹2 लाख। He paid only ₹20,000 by 15 June. Is he liable for interest under section 234C and for how long? Yes, he is liable for interest under section 234C. Interest on 10,000 shortfall for 3 months at 1% per month. ठीक है? Next question is, Mr. R having salary income and one let out house property missed filing his ITR by the due date. Under which section can he still file and by when? बताइए क्या आंसर होगा इसका? So the correct answer for this particular question is option number B. Section 139 subsection 4 by 31st December of the assessment year,
लेट फी अंडर सेक्शन 234F अप्लाइज। तो ये थी आज की वीडियो, और एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखा टीडीएस क्या होता है, टीडीएस को याद रखने का तरीका था पे एज यू अर्न। फिर हमने कुछ उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस की टेबल देखी, जिसमें हमने ये याद किया कि कितना थ्रेशहोल्ड लिमिट होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन का और कितना टीडीएस कटता है। ठीक है, उसके बाद सेम चीजें हमने टीसीएस के लिए देखी, और इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखा जो अब ओमिट हो चुका है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर सेक्शन फॉर टीसीएस। उसके बाद हमने एडवांस टैक्स देखा। एडवांस टैक्स में हमने ये इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एग्जेम्प्ट होता है एडवांस टैक्स से। उसके बाद हमने सेक्शन 234A में लेट फाइलिंग देखा। फिर हमने ITR 1 और ITR 4 डिस्कस किया, और उसके बाद हमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं स्पेसिफिकली जो आपको याद रखने हैं टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स से रिलेटेड और फाइलिंग से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में आपके मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये सेक्शन है और ये ऑप्शंस हैं, तो मैच द फॉलोइंग। ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड आई विल बी मेकिंग वन मोर वीडियो अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स। तो अब 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, एक है इंटरनेशनल टैक्सेशन और एक है कॉर्पोरेट टैक्स। उसके बाद आपका टैक्सेशन में आपको जितना भी आपको नेट के पर्सपेक्टिव से जानना जरूरी है वो सब कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ अपना ही भला मत करो, सबका भला करो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। एंड अगर आपने मेरी वीडियोस देखी थी और आपने इस बार का पेपर अटेम्प्ट किया था, तो आपको पता होगा कि टैक्सेशन से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, एंड मैंने वो सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर रखे थे एक्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक। तो या यू शुड बी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड यू शुड बी फॉलोइंग माई वीडियोज एज वेल एज जो कंटेंट फॉलो करना है करो। सो या इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोज, प्लीज like the video, comment down your queries and subscribe to the channel Commerce Success. Thank you for watching. Have a nice day.